उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में सिकंदरा राउ क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी अभिषेक गुप्ता उम्र 30 वर्ष खैर तहसील में टीवीएस बाइक का शोरूम चलाते थे। अभिषेक ने यह शोरूम 21 अगस्त 2025 को ही खोला था। इससे पहले वो अपने पिता के साथ कचौरा में ही आढ़त के कारोबार से जुड़े हुए थे। अभिषेक के पिता नीरज गुप्ता पेशे से आढ़ती हैं। हालांकि उनका मुख्य काम आढ़त का ही था, लेकिन जब कभी काम थोड़ा कम होता तो वे बेटे का हाथ बटाने के लिए उसके शोरूम पर भी पहुंच जाया करते थे। हालांकि टीवीएस बाइक शोरूम की दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से अभिषेक ही संभालते थे और इस काम में उनका साथ देते थे उनके चचेरे भाई जीतू। हाथरस के कचौरा गांव में रहने वाले अभिषेक गुप्ता के परिवार में मां पिता के अलावा एक छोटा भाई आशीष गुप्ता और एक बहन है। कुल मिलाकर अभिषेक का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था और गांव में सम्मान की नजर से देखा जाता था। 26 जनवरी 2025 दिन था शुक्रवार। रात के करीब 9 बजे का समय था। अभिषेक अपने पिता नीरज गुप्ता और चचेरे भाई शिवांग गुप्ता उर्फ जीतू के साथ खैर तहसील स्थित टीवीएस बाइक शोरूम बंद कर चुके थे। शोरूम बंद करने के बाद तीनों पहले रोडवेज बस से खेरेश्वर चौराहा स्थित बस अड्डे पहुंचे। यहीं से उन्हें आगे सिकंदरा राउ स्थित अपने घर लौटने के लिए बस में सवार होना था। जैसे ही बस आई, अभिषेक के पिता नीरज गुप्ता और चचेरे भाई जीतू पहले ही बस में चढ़ गए। अभिषेक भी बस में सवार होने के लिए गेट की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसके पास तेज रफ्तार से एक बाइक आकर रुकी। बाइक पर 2 लोग सवार थे। उनमें से एक ने हेलमेट पहन रखा था। इसी दौरान बाइक की पिछली सीट पर बैठे युवक ने बिना कोई चेतावनी दिए अभिषेक को निशाना साधा और 2 गोलियां चला दी। एक गोली अभिषेक के सीधे सिर में जा लगी। गोली लगते ही अभिषेक लड़खड़ाया और कुछ ही सेकंड में वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पिता नीरज गुप्ता और चचेरे भाई जीतू बस में चढ़े होने के कारण ना तो बाइक सवार बदमाशों के चेहरे देख पाए और ना ही उनकी बाइक का नंबर नोट कर सके। बाइक सवार बदमाश जिस तेजी से मौके पर आए थे उसी तेजी से गोली मारकर वहां से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के इलाके में अचानक भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी थी। इसी बीच पिता नीरज गुप्ता और भाई जीतू जितनी तेज बस में चढ़े थे उतनी ही तेजी से नीचे उतर आए। सामने अभिषेक खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। यह दृश्य देखते ही नीरज गुप्ता और जीतू खुद को संभाल नहीं पाए। उनकी चीख पुकार और रोने की आवाज वहां मौजूद हर इंसान का दिल दहला देने वाली थी। करीब 5 मिनट तक मौके पर ऐसी ही अफरा तफरी मची रही। चारों तरफ चीख पुकार, घबराहट और बेचैनी का माहौल था। जब पिता नीरज गुप्ता कुछ हद तक संभले तो उन्होंने तुरंत 112 नंबर पर पीसीआर को कॉल किया। क्योंकि खेरेश्वर चौक इलाके का एक काफी व्यस्त और अहम स्थान है, इसलिए वहां पुलिस की पीसीआर और पिकेट पहले ही तैनात रहती है। कॉल मिलते ही महज 5 मिनट के भीतर पुलिस और पीसीआर दोनों मौके पर पहुंच गए। अभिषेक खून से लथपथ पड़ा था। उसकी हालत बेहद गंभीर थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने कानूनी कार्रवाई से पहले मानवता को प्राथमिकता दी और सबसे पहले उसे तत्काल चिकित्सा सहायता दिलाने का फैसला लिया। पुलिस ने पिता और भाई की मदद से अभिषेक को खून से लथपथ हालत में पुलिस वाहन में रखवाया और बिना देर किए उसे जेएन मेडिकल कॉलेज ले गए। जेएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचते ही डॉक्टरों ने अभिषेक का तत्काल परीक्षण शुरू कर दिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। अभिषेक के शरीर में किसी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही थी। काफी प्रयासों के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर के साथ ही माहौल पूरी तरह बदल गया। अब मामला सिर्फ एक घायल का नहीं बल्कि एक हत्या का बन चुका था और यहीं से पुलिस की औपचारिक कार्रवाई शुरू हुई। पीसीआर पुलिस की सूचना पर स्थानीय थाना रोरावर के एसएचओ विजय सिंह, एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक और सीओ मयंक पाठक सबसे पहले जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। कुछ ही देर बाद अलीगढ़ के एसपी नीरज सिंह जादौन भी क्राइम और फॉरेंसिक टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नीरज सिंह जादौन ने क्राइम ब्रांच में तैनात सर्विलांस प्रभारी इंस्पेक्टर विपिन कुमार को भी अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर बुला लिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था
कि अभिषेक गुप्ता को गोली मारने वाले लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था। उधर बेटे की हत्या की खबर मिलते ही पिता नीरज गुप्ता ने अपने परिवार और करीबी रिश्तेदारों को इस घटना की सूचना दे दी। कुछ ही समय में जेएन मेडिकल कॉलेज के बाहर परिजनों और रिश्तेदारों का तांता लग गया। अस्पताल का माहौल मातम में बदल चुका था। हालांकि बेटे की मौत ने नीरज गुप्ता को अंदर तक तोड़ दिया था। वो गहरे सदमे में थे, बेहद दुखी थे और खुद को संभाल पाना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जब पुलिस ने उनसे बेटे के कातिल के बारे में सवाल किए तो नीरज गुप्ता ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वहां मौजूद कई पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए सन्न रह गए। नीरज गुप्ता के आरोप बेहद गंभीर और संगीन थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी नीरज सिंह यादव ने बिना देर किए तुरंत एक विशेष पुलिस टीम गठित कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नीरज सिंह यादव ने अभिषेक गुप्ता के शव का पोस्टमार्टम कराने, घटना पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ और मौके की बारीकी से जांच के स्पष्ट आदेश दिए। इसी रात अभिषेक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। उधर अभिषेक के छोटे भाई आशीष गुप्ता ने थाना रोरावर के एसएचओ विजय सिंह को एक लिखित तहरीर सौंपी। इस तहरीर में हत्या का मामला दर्ज कराते हुए 2 अज्ञात और 2 नामजद आरोपियों का उल्लेख किया गया। नामजद आरोपियों में अलीगढ़ के गांधी पार्क क्षेत्र के नौरंगाबाद निवासी पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे के नाम शामिल थे। तहरीर में इन दोनों के अलावा 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी अभिषेक गुप्ता की हत्या में शामिल होने का संदेह जताया गया। थाना रोरावर के एसएचओ विजय सिंह ने उसी रात अपराध संख्या 321 पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 61(2) और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच अपने हाथ में ले ली। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। नामजद आरोपी पूजा शकुन पांडे के पति अशोक पांडे को उसी रात हिरासत में ले लिया गया। बताया गया कि अशोक पांडे जेएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल अभिषेक गुप्ता की हत्या की खबर सुनकर खैर खबर लेने के बहाने वहां पहुंचा था, लेकिन पुलिस की नजर पहले से ही उस पर टिकी हुई थी। उधर जब अभिषेक गुप्ता की हत्या की खबर उसके पैतृक गांव कचौरा पहुंची तो पूरा गांव शोक में डूब गया। परिजनों के पहुंचते ही घर में चीत्कार और विलाप शुरू हो गया। आसपास के इलाकों से व्यापारी, परिचित और जान पहचान वाले लोग मौके पर एकत्र होने लगे। गांव का माहौल पूरी तरह गम और सन्नाटे में बदल चुका था। अगले दिन दोपहर तक अभिषेक के शव का पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया और इसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। उसी दिन भारी जनसमूह की मौजूदगी में अभिषेक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम यात्रा में परिवार, रिश्तेदारों और इलाके की बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अभिषेक की मौत का दुख इतना गहरा था कि आसपास के कई बाजार स्वतः ही बंद रहे, क्योंकि गुप्ता परिवार इलाके में काफी प्रतिष्ठित और सम्मानित माना जाता था। पूरा क्षेत्र उस दिन शोक और सन्नाटे में डूबा हुआ था। पुलिस ने हिरासत में लिए गए अशोक कुमार पांडे से जो पूछताछ की, उसके आधार पर यह बात सामने आई कि अभिषेक गुप्ता की हत्या अशोक कुमार पांडे और उसकी पत्नी पूजा शकुन पांडे ने मिलकर 2 लोगों को सुपारी देकर कराई थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने उसी रात पूजा शकुन पांडे के अलीगढ़ स्थित गांधी पार्क आवास पर छापा मारा, लेकिन तब तक वो वहां से फरार हो चुकी थी। अब पुलिस को इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया था कि पूजा शकुन पांडे इस पूरे मामले में सीधे तौर पर शामिल है। इसी आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नीरज सिंह यादव ने तुरंत एक विशेष पुलिस टीम का गठन कर दिया। इस टीम में थाना रोरावर के तेज तर्रार पुलिसकर्मियों के साथ साथ सर्विलांस टीम को भी शामिल किया गया, ताकि फरार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। पूछताछ के दौरान अशोक पांडे से पुलिस को 2 सुपारी किलर्स के मोबाइल नंबर हाथ लगे। इन्हीं नंबरों को सर्विलांस पे लगाकर पुलिस ने हत्यारों का पीछा करना शुरू कर दिया। इसमें से एक आरोपी की पहचान मोहम्मद फजल पुत्र नसीर के रूप में हुई। वह थाना रोरावर क्षेत्र के गोड़ा रोड निवारी गली नंबर 2 का रहने वाला था। मोबाइल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने 1 अक्टूबर को उसे मथुरा बाईपास पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान मोहम्मद फजल के पास से .315 बोर का एक तमंचा, 2 कारतूस और करीब 7,100 रुपए नगद बरामद किए। पुलिस के अनुसार यह वही बची हुई रकम थी जो उसे अभिषेक गुप्ता की सुपारी किलिंग के लिए एडवांस के तौर पर मिली थी। पूछताछ में मोहम्मद फजल ने
हत्या से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी और अपने साथी आसिफ के बारे में भी पुलिस को बताया। पुलिस पहले से ही आसिफ की लगातार ट्रैकिंग कर रही थी। इसी बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए अलीगढ़ डीआईजी की ओर से आसिफ और पूजा शकुन पांडे की गिरफ्तारी पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। वहीं एसएसपी अलीगढ़ की तरफ से इन दोनों पर अलग से 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। इसी दौरान पुलिस को आसिफ के मोबाइल की सटीक लोकेशन मिल गई और आखिरकार 3 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने आसिफ को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आसिफ के पास से भी हत्या में प्रयुक्त हथियार और कुछ नकदी बरामद हुई। पूरे मामले की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए पुलिस टीम ने अशोक पांडे को रिमांड पर लिया। इसके बाद अशोक पांडे और आसिफ को आमने सामने बैठाकर पूरे हत्याकांड की साजिश की बारीकी से पड़ताल की गई। पूछताछ में दोनों के बयानों से मामले की सभी कड़ियां आपस में जुड़ती चली गईं। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस पूरे मामले की मुख्य आरोपी पूजा शकुन पांडे, जो खुद को महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पुरी कहती थी। पूजा लगातार अपने ठिकाने बदल रही थी। पुलिस ने यूपी के कई जिलों गाजियाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, दिल्ली और हरियाणा में उसकी तलाश की। आखिरकार पुलिस को एक अहम सुराग मिला। पूजा शकुन पांडे की लोकेशन राजस्थान के भरतपुर में ट्रेस कर ली गई। इस बार अलीगढ़ पुलिस ने ऐसी घेरेबंदी की कि 10 अक्टूबर को पूजा शकुन पांडे आखिरकार पुलिस के चंगुल में फंस गई। गिरफ्तार होने के बाद शुरुआत में महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पुरी ने अभिषेक गुप्ता की हत्या में अपनी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन जब महिला पुलिस अधिकारियों की सख्ती बढ़ी तो उसने सच को अब और छिपाना मुश्किल पा लिया। अंततः महामंडलेश्वर ने कबूल किया कि अभिषेक गुप्ता की हत्या वास्तव में उसी ने अपने पति अशोक पांडे और 2 सुपारी किलर्स मोहम्मद फजल और आसिफ के माध्यम से कराई थी। उसने बताया कि हत्या के लिए उसने उन्हें 3 लाख रुपए सुपारी के तौर पर दिए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए एडवांस के रूप में पहले ही दे दिए गए थे। दरअसल पूजा शकुन पांडे पहले से शादीशुदा थी, लेकिन महामंडलेश्वर का पद पाने के लिए उसने अपने पति अशोक पांडे से केवल कागजों पर तलाक ले रखा था। इस बीच उसका दिल एक कम उम्र के गबरू और अमीर नौजवान अभिषेक गुप्ता पर आ गया। पूजा उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। दोनों का प्रेम प्रसंग लगभग 6 साल से चल रहा था। महामंडलेश्वर इसे शादी में बदलने की इच्छुक थी। वह अभिषेक को खुद से एक भी दिन दूर रहने के लिए तैयार नहीं थी। जब यह बात अभिषेक की फैमिली को पता चली तो उन्होंने अपने बेटे को महामंडलेश्वर से दूरी बनाने की नसीहत दी। फैमिली की चेतावनी के बाद अभिषेक धीरे धीरे पूजा से दूरी बनाने लगा, लेकिन पूजा अपने प्यार को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने लगी। वो चाहती थी कि अभिषेक किसी भी तरह उसके पास वापस लौट आए। इसी कारण उसने अभिषेक पर 2 बार हमला करवाया और बाइक शोरूम में पार्टनरशिप की मांग करने लगी। उसका मकसद सिर्फ एक ही था, अभिषेक को परेशान करना, ताकि वो फिर से पूजा के पास आए। पुलिस की जांच में साफ हुआ कि पूजा शकुन पांडे ने कई बार अभिषेक गुप्ता को व्हाट्सएप कॉल्स की थी। अभिषेक और पूजा के बीच उनके संबंधों की बात भी जांच में सामने आई। पूजा की ओर से अंतिम कॉल 27 अगस्त 2025 को की गई थी। इसके बाद भी कई कॉल किए गए, लेकिन अभिषेक ने हर बार उन्हें काट दिया। इस व्यवहार से पूजा बेहद परेशान हो गई थी। उसने अभिषेक को अपने पास रखने के लिए तरह तरह से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि अभिषेक किसी भी हालत में सिर्फ उसी के साथ रहे। खैर में बाइक की किस्त को लेकर हुए विवाद में भी पूजा ने अपनी पैरवी करवाई और अभिषेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की। जब पूजा शकुन पांडे को घटना की जानकारी मिली तो वो खुद परिजनों के पास नहीं गई। इसके बजाय उसने अपने पति अशोक पांडे को स्थिति भांपने और हालात समझने के लिए भेज दिया, लेकिन परिजनों का गुस्सा और आक्रोश देखते ही अशोक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह खबर मिलते ही पूजा तुरंत फरार हो गई और अपने फोन को भी बंद कर दिया। इससे पुलिस का संदेह गहरा गया। पुलिस ने अपनी जांच में 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसमें बाइक सवार आरोपी कैद हुए थे। एक ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि दूसरे का चेहरा खुला दिखाई दे रहा था। बाद में इन दोनों शूटरों की तलाश के लिए पुलिस ने 4 टीमें लगा दी। जांच में पता चला कि शूटरों ने खैर से ही अभिषेक का पीछा करना शुरू किया था और खेरेसो चौराहे पे मौका मिलते ही उन्होंने अभिषेक पर गोली चला दी। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती
उर्फ पूजा शकुन पांडे को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने की आस थी। इसी उम्मीद में वह 15 दिनों तक लगभग 2300 किलोमीटर तक फरार रही। पूजा ने अलीगढ़ में दायर अपनी पहली अग्रिम जमानत अर्जी वापस ले ली और अगले दिन हाई कोर्ट में नई अर्जी दायर कराई। खुद वो अपने वकीलों के साथ हाई कोर्ट तक गई थी। घटना वाली रात ही पूजा अलीगढ़ से भाड़े की कार में बुर्का पहनकर गाजियाबाद पहुंची, जहां उसने यत नरसिम्हानंद के डासना आश्रम में शरण ली। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि 27 सितंबर को तड़के ही उसको वहां से हरिद्वार भेज दिया गया था। इसके बाद जब पुलिस हरिद्वार पहुंची तो पता चला कि 28 सितंबर की शाम को वो वहां से भी चली गई थी। इस समय तक पुलिस पूरी तरह खाली हाथ थी, लेकिन 7 अक्टूबर को पुलिस को एक अहम सुराग मिला। पूजा के वकील ने सत्र न्यायालय में दायर अग्रिम जमानत अर्जी बेल दिए जाने से इनकार करने के बाद वापस ले ली थी। इस प्रक्रिया पर पुलिस का ध्यान गया। तुरंत जांच शुरू की गई और करीबियों के नंबरों के जरिए पता चला कि हरिद्वार से निकलकर पूजा 29 सितंबर को मुरादाबाद पहुंची थी। मुरादाबाद में 6 दिन रुकने के बाद 7 अक्टूबर की शाम को पूजा प्रयागराज चली गई। वहां उसने अलीगढ़ से वापस कराई गई अग्रिम जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर कराई। इसके बाद वो फिर से मुरादाबाद लौट आई। 9 अक्टूबर को पूजा जयपुर रवाना हुई, लेकिन वहां रुकने के बजाय वो वापस आने का मन बना रही थी। इसी बीच 10 अक्टूबर की दोपहर पुलिस ने उसे भरतपुर से पकड़ने में सफलता पाई। पूजा ने इस पूरे समय अपना मोबाइल नंबर कभी भी नहीं चलाया और अपने साथ भी नहीं रखा, लेकिन पुलिस ने अलीगढ़ और मुरादाबाद में उसके करीबियों के नंबरों का अध्ययन किया। जांच में पता चला कि पूजा ने मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए कभी कार चालक, कभी ऑटो चालक, कभी होटल स्टाफ या सरेराह चलते किसी व्यक्ति का फोन इस्तेमाल किया। कोई भी व्यक्ति महिला के द्वारा परेशानी बताने पर मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता था। बस इसी सहारे पुलिस आगे बढ़ती रही। अंततः इस सुपर फॉरेंसिक ट्रैकिंग और घेरेबंदी ने पूजा शकुन पांडे को पकड़ने में सफलता दिलाई। पुलिस जांच में सामने आया कि पूजा शकुन पांडे को उसके वकीलों ने समझा दिया था कि जब तक हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी का निर्णय नहीं हो जाता तब तक गिरफ्तारी से बचना जरूरी है। साथ ही उन्हें यह भी कहा गया कि अलीगढ़ से इतनी दूरी पर रहना कि जरूरत पड़ने पर आसानी से समय पर अलीगढ़ पहुंचा जा सके। इसी कारण पूजा भरतपुर से वापस आगरा आ रही थी। पूजा शकुन पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राउ कस्बे की रहने वाली थी। उसके पिता आर आजाद सेना के कैप्टन पद से बीआरएस लेकर अध्यापन में आए। जब पूजा छोटी थी तो पिता ने कायमगंज में अध्यापन शुरू किया। पूजा की स्कूलिंग वहीं हुई। बाद में पिता हरियाणा के हिसार और फिर सहारनपुर आ गए, जहां उन्होंने जैन डिग्री कॉलेज में प्राचार्य पद संभाला और सेवानिवृत्त हुए। इसी बीच पूजा ने इंटरमीडिएट और स्नातक की पढ़ाई हिसार और सहारनपुर में पूरी की। वो हमेशा मेधावी छात्रा रही, कभी 80% से कम नंबर नहीं लाई। बाद में मेरठ विश्वविद्यालय से गणित में एमफिल की और गाजियाबाद के कॉलेज में प्रोफेसर बन गई। पूजा के एक भाई अलीगढ़ में कार्यरत थे, इसीलिए सेवानिवृत्त होने के बाद पिता कुछ समय रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय में रहे और बाद में अलीगढ़ बस गए। गाजियाबाद में पढ़ाने के दौरान पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे की मुलाकात कमलेश तिवारी से हुई। बाद में अशोक पांडे को अखिल भारत हिंदू महासभा में राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। मैनपुरी के किशनी कस्बा निवासी अशोक पांडे के साथ प्रेम संबंध होने के बाद दोनों ने प्रेम विवाह किया। हालांकि पूजा और अशोक की विवाह पर परिवार ने प्रारंभ में विरोध किया, लेकिन बाद में वे मान गए। इसी बीच 2015-16 में पूजा ने गाजियाबाद की नौकरी छोड़ दी और अशोक पांडे के साथ अलीगढ़ आकर बस गई। यहाँ उसने शुरुआत में एक निजी कॉलेज में नौकरी की, लेकिन सामाजिक रूप से सक्रिय होने के कारण यह नौकरी भी छोड़ दी। पूजा पहले गणित की टीचर थी, लेकिन बाद में उसने सन्यासी बनने का फैसला किया। वो हिंदू धर्म और राजनीति में लगातार सक्रिय रही और हिंदू महासभा के कई प्रमुख पदों पर काम किया। पूजा धार्मिक और सामाजिक विवादों को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी रहती थी। उसके पति अशोक पांडे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे और संगठन के प्रचार प्रसार से जुड़े रहे। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर उनकी पहचान राजनीति और सामाजिक संगठनों में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में थी। 2016 में पूजा ने हिंदू महासभा से सक्रिय रूप से जुड़ना शुरू किया और विवादित बयानों
और गतिविधियों के चलते लगातार सुर्खियों में बनी रही। चाहे वो गांधी के पुतले पर गोली मारने का मामला हो या फिर जुमे की नमाज पर पाबंदी की मांग, इस घटनाओं ने उसे लगातार चर्चा में बनाए रखा। साल 2021 में निरंजनी अखाड़े ने उसे महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया। संन्यास लेने से पहले पूजा शकुन पांडे 2 बच्चों की मां थी। उनके बड़े बेटी की पढ़ाई वर्तमान में 10वीं में है और छोटे बेटी की पढ़ाई 8वीं में। लेकिन संन्यास ग्रहण करने के बाद उसने अपने पति से केवल कागजों पर तलाक ले लिया। हालांकि असल में पति उसके साथ ही रहता था। बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अशोक पांडे ने संभाली थी। घर में ही बंगला मुखी माता का मंदिर बनवाया गया और इसके बाद पूजा के अनुयायी और स्वयं पति भी उसे माता कहकर संबोधित करने लगे। अब बात करते हैं कि पूजा और अभिषेक गुप्ता की मुलाकात कैसे हुई और कैसे अभिषेक गुप्ता उसके जाल में फंसा। दरअसल पूजा की अपने पिता के गांव कचौरा में पैतृक जमीन थी। इस जमीन में पूजा को भी हिस्सा मिला था। 2012-13 में उसने इस जमीन पर मकान बनवाया जिसका नाम रखा गया श्री राम भवन। अभिषेक की मां भी उसी गांव की रहने वाली थी, इसलिए मकान की देखरेख और व्यवस्था उनके जिम्मे थी। पूजा जब भी गांव आती, अभिषेक के परिवार से मिलती। अभिषेक को पाने के लिए पूजा ने उसे अपने साथ अलीगढ़ ले जाना शुरू किया। पढ़ाई के दौरान अभिषेक ने प्राइवेट जॉब करनी शुरू की। इस दौरान वो गांधी पार्क के बी दास कंपाउंड में पूजा के मकान में उसके साथ रहने लगा। साध्वी बनने के बाद पूजा यानी अन्नपूर्णा भारती ने अलीगढ़ के गांधी पार्क में अपने पिता के नाम पर एक मकान बनवाया। अभिषेक लगभग 9 साल तक अलीगढ़ में पूजा के साथ रहा। पूजा और अशोक पांडे के सारे कामकाज अभिषेक ही देखता था, लेकिन लगभग 6 महीना पहले अभिषेक और पूजा के बीच अनबन हो गई। अभिषेक ने धीरे धीरे पूजा और अशोक से दूरी बनानी शुरू कर दी। दरअसल पूजा सुडौल शरीर और दमकते चेहरे की मालकिन थी। उधर अभिषेक भी बेहद आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। न जाने कब और कैसे दोनों एक दूसरे के आकर्षण में बंध गए और कब शारीरिक संबंध बन गए कुछ पता ही नहीं चला। एक बार जब ये रिश्ते बन गए तो पूजा पूरी तरह अभिषेक पर आसक्त हो गई। अभिषेक गुप्ता परिवार का बड़ा बेटा था। मम्मी पापा चाहते थे कि वो शादी कर ले, लेकिन पूजा ने उसे रोक दिया। जब भी माता पिता शादी का दबाव डालते, अभिषेक पूजा के दबाव में न कर देता। इस वजह से छोटे बेटे की शादी पहले करनी पड़ी। 10 दिसंबर 2024 को छोटे भाई आशीष की शादी हुई। इस शादी में पूजा और अशोक पांडे भी मौजूद थे। पूजा ने अभिषेक की मैचिंग वाली पिंक ड्रेस पहनी और उसके साथ जमकर डांस किया, जो सबकी निगाहों में रह गया। इस शादी के बाद पहली बार परिवार को पता चला कि अभिषेक और पूजा के बीच अवैध रिश्ते हैं। इसके बाद पेरेंट्स ने अभिषेक को समाज की ऊंच नीच और मर्यादा समझाई, जिससे उसकी समझ में ये बात आ गई। इधर अशोक पांडे को भी पता चल गया था कि अभिषेक और पूजा के बीच नाजायज संबंध हैं। इसके चलते अशोक और अभिषेक के बीच 1-2 बार झगड़े भी हो गए। हालांकि अशोक जानता था कि भले ही वो पूजा के साथ रहता है, लेकिन कागजों में उसका पूजा से तलाक हो चुका है। वैसे भी पूजा के प्रभाव, सख्त मिजाज और जिद के सामने अशोक खुद को अक्सर बेबस पाता था। परिवार की समझाने वाली बातें कुछ असर दिखाने लगी और अभिषेक धीरे धीरे पूजा से दूरी बनाने लगा। लेकिन पूजा ने लगातार अभिषेक पर दबाव डालना शुरू किया। उसे अपने साथ अलीगढ़ में ही रहने पर मजबूर किया और घर जाने की अनुमति नहीं दी। अभिषेक अब पूजा के व्यवहार से परेशान हो गया, इसलिए उसने अलीगढ़ में उसके घर जाना बंद कर दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इस नए तनाव के बीच अभिषेक ने अपना बाइक शोरूम खोल लिया। पूजा के द्वारा अभिषेक पर शादी का दबाव बनाने की बातें अभिषेक ने अपनी मम्मी को बता दी थी। अगस्त 2025 में अभिषेक ने टीवीएस बाइक का शोरूम खोल लिया। कई तरह की प्रताड़ना और दबाव के बावजूद जब अभिषेक पूजा के पास वापस आने को तैयार नहीं हुआ, तो पूजा ने तय कर लिया कि वो उसे किसी और का भी नहीं होने देगी। इस काम में पूजा की मदद की मोहम्मद फजल और आसिफ ने। फजल रोरावर का रहने वाला था और वेल्डिंग का काम करता था। पूजा के पति अशोक पांडे फजल को पिछले 7-8 साल से जानते थे। जब पूजा ने अपना मकान बनवाया था तो वही फजल वेल्डिंग का काम कर चुका था। अगस्त के शुरुआती हफ्ते में जब फजल अशोक पांडे के घर वेल्डिंग का काम करने गया, अशोक पांडे ने उससे पूछा, एक लड़की की हत्या करानी है, क्या तुम किसी शूटर से मिलवा सकते हो? इसके बदले हम तुम्हें पैसे देंगे। दरअसल अशोक पांडे भी दिल से चाहता था कि पूजा खुद अभिषेक को रास्ते से हटा दे। फजल ने अशोक के प्रस्ताव पर कहा
कि ठीक है, मैं मदद करूंगा। इसके बाद फजल ने अपने दोस्त आसिफ को इस बात की जानकारी दी, जिस पर आसिफ ने हामी भर दी। कुछ दिन बाद फजल और आसिफ की अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे से उनके आवास पर मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अभिषेक की फोटो दिखाई गई। सारी बात स्पष्ट हो गई और उसकी हत्या के लिए 3 लाख रुपए में सौदा तय कर लिया गया। यह सब सितंबर 2025 की शुरुआत की घटना है। अशोक पांडे ने फजल और आसिफ को ले जाकर अभिषेक का शोरूम और घर दिखा दिया, लेकिन फजल और आसिफ जब भी रास्ते में अभिषेक को मारने का प्लान बनाते, कुछ न कुछ अड़चने आ जाती। अंततः 26 सितंबर 2025 को उन्हें मौका मिल गया। बस अड्डे पर काफी देर इंतजार करने के बाद फजल और आसिफ ने गोली मारकर अभिषेक की हत्या कर दी। कितनी हैरत की बात है कि महामंडलेश्वर बनने के बाद जिस पूजा शकुन पांडे ने अपने जीवन को सनातन धर्म को समर्पित करने का फैसला लिया था, वह एक युवक के प्यार में इतनी अंधी और आसक्त हो गई कि उसने खुद ही अपने पतन की राह चुन ली। कभी सरकारी नौकरी करने वाली पूजा शकुन पांडे जब अपनी नौकरी छोड़ चुकी थी, तो उसने अपने पिता के नाम पर बने एनजीओ एहसास आजाद हिंद सामाजिक कल्याण सोसाइटी की स्थापना की। यह एनजीओ उसने अपने पिता के नाम पर पंजीकृत करवाया और खुद इसकी अध्यक्ष बनी, जबकि उसके पति अशोक पांडे इस एनजीओ के प्रमोटर बने। 1 साल के भीतर ही पूजा ने हिंदू महासभा में अपनी सक्रियता शुरू कर दी। साल 2017 में उसने कट्टर हिंदूवादी महिला साध्वी के रूप में अपनी छवि बदलनी शुरू की। 2018 में पूजा शकुन पांडे गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर में साध्वी अन्नपूर्णा बन गईं। इसके बाद वो निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गईं। जहां भी वो जाती, उसका भगवा वस्त्र, लंबी रुद्राक्ष माला और बड़ा लाल तिलक एक तरह से सम्मान और अशोक का प्रतीक बन गए। 15 अगस्त 2018 को मेरठ में उसने खाप पंचायतों या शरिया अदालतों की तर्ज पर एक अस्थायी हिंदू अदालत की स्थापना की और इसे सनातन हिंदू न्यायपीठ का नाम दिया। पूजा खुद इसमें पहली मुख्य न्यायाधीश बनी। उसने कई दीवानी मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराया और लोगों ने उसके निर्णय का पालन किया। कहते हैं, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। पूजा शकुन पांडे उर्फ महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती के साथ यह कहावत पूरी तरह सच साबित हुई। साल 2019 में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन पूजा पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसने उसे राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी और चर्चा दोनों दिला दी। इस वीडियो में अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़ी पूजा पांडे अपने साथियों के साथ महात्मा गांधी के पुतले पर एयर गन से 3 गोलियां चलाती दिखाई दी। इसके बाद पुतले पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया और मिठाइयां बांटी गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गोडसे जिंदाबाद जैसे नारे भी लगाए गए। यह वीडियो सामने आते ही देश भर में भारी विवाद खड़ा हो गया। इसी घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों के कुछ वर्गों में पूजा पांडे को लेडी गोडसे कहकर प्रचारित किया जाने लगा, जिससे उसकी पहचान और ज्यादा विवादित हो गई। घटना के बाद मीडिया से बातचीत में पूजा शकुन पांडे ने दावा किया कि उसके संगठन ने महात्मा गांधी की हत्या का रिक्रिएशन करके एक नई परंपरा की शुरुआत की है। उसने यह भी कहा कि जैसे दशहरे पर रावण दहन किया जाता है, उसी तरह अब इस आयोजन को भी प्रतीकात्मक अभ्यास के रूप में किया जाएगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे के सम्मान में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के रूप में मनाती है। यह बात भी उसी दौरान सामने आई। हालांकि जब इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, तो पुलिस हरकत में आई और मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन पांडे, उसके पति अशोक पांडे समेत कुल 13 लोगों के नाम शामिल थे। बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूजा शकुन पांडे की पहचान सिर्फ विवादों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो कई मौकों पर देश के दिग्गज राजनीतिक नेताओं के साथ भी दिखाई दे चुकी है। पूजा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की थी, जिनमें वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साथ नजर आती है। यह तस्वीर 19 मार्च 2017 को पोस्ट की गई थी। हालांकि बाद में यह पोस्ट सोशल मीडिया से हटा ली गई। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पूजा शकुन पांडे को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई। वहीं दूसरी ओर उसके कृत्यों को लेकर धार्मिक संगठनों में भी नाराजगी बढ़ती चली गई। इसी कड़ी में निरंजनी अखाड़े ने पूजा शकुन पांडे पर सख्त कार्रवाई की। प्रयागराज स्थित श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी ने
महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को 4 अक्टूबर 2025 को अखाड़े से निष्कासित कर दिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा था, एक महिला साध्वी द्वारा किया गया ऐसा आचरण सनातन परंपराओं और साधु संतों की मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है, इसीलिए यह कदम उठाना जरूरी हो गया था। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है। दोस्तों, ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है और कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय केवल न्यायालय का ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।